everyone, my name is Ansh Sharma and welcome to my YouTube channel Biology with Ansh, and today we're gonna start with a new chapter of class 9th biology, which is named as Fundamental Unit of Life. Now, if I ask the question, what body or what is it that is called as the fundamental unit of life? To answer that question, I'll have to make you understand that why the word fundamental is used. So technically, fundamental unit of life is used for cells because they perform two functions of being the structural unit and of being the functional unit. इसका मतलब कि सेल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एंड उसी के साथ साथ सेल फंक्शंस प्रोवाइड करता है फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, मेरे अंदर एक ऑर्गन है स्टमक, तो वो ऑर्गन है स्टमक, वो भी सेल से बना होगा, मैं भी सेल से बना हूं, आप सब सेल से बने हैं. ऑल्सो फंक्शंस, रेस्पिरेशन का काम है, डाइजेशन का काम है, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, एवरीथिंग इज कैरिड आउट बाय cells only. That's why the word fundamental here is used. As we all know, fundamental word means very important. So thus we can make a conclusion कि fundamentally life के लिए cell is very important. That's why it is the fundamental unit of life. Now we're gonna start with the chapter. हम NCERT अपनी बुक देखें तो NCERT में on page number 57 and on page number 58 इधर वाला portion and इधर वाला portion, there are some timelines given. So those are very important. We'll start with those timelines only first. सबसे पहला was of course the discovery of cell. Discovery of cell, and that too not a living cell, a dead cell. सबसे पहली डिस्कवरी सेल की हुई थी, that was in the form of a dead cell, and it was made by whom? It was made by Robert Hooke in the year 1665. Robert Hooke observed the cells of what? Bark of the tree. Bark of the tree is the लकड़ी वाला पोर्शन. लकड़ी वाले पोर्शन में भी he observed cork cells. Alright. अब cork cells की टेंडेंसी होती है that they are dead in nature. Alright. Dead होने के साथ साथ उनका shape is hexagonal. Right? So if we were to ask कि रॉबर्ट हुक का क्या ऑब्जर्वेशन रहा, सो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड हेक्सागोनल स्मॉल बॉक्सेस और स्मॉल रूम्स प्रेजेंट इन द कॉर्क सेल्स व्हिच आर एक्चुअली डेड. तो उन्होंने ये देखा और उन्होंने इसको नाम दिया सेल. इनको सेल नाम क्यों दिया? सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि इन लैटिन अ स्मॉल रूम को हम बोलते हैं सेल. दैट्स व्हाई. अगर हम इसको कंपेयर करें तो एक तरीके से एक स्मॉल रूम है, राइट? इसमें इसके सेल के कंपोनेंट्स हैं. एक छोटा सा रूम है, उसमें इसके कंपोनेंट्स हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेल. ऑलराइट, नाउ वी आर गोना मूव टू द नेक्स्ट टाइमलाइन. डिस्कवरी ऑफ डेड सेल के बाद हुआ था डिस्कवरी ऑफ द लिविंग सेल. ऑलराइट, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, एंड लिविंग सेल का डिस्कवरी किया था लुवेनॉक ने. इनका पूरा नाम था सर एंटन वैन लुवेनॉक, बट एनसीईआरटी हैज मेंशन ओनली हिज लास्ट नेम, दैट इज लुवेनॉक. लुवेनॉक इंप्रूव्ड किया था. लियोनॉक ने क्या किया था कि जो रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप था उसको इंप्रूव किया. improved Robert Hooke's
माइक्रोस्कोप। एंड रॉबर्ट हुक ने तो डिस्कवर किए थे डेड सेल्स ऑफ द बार्क ऑफ द ट्री, वेराज लुवेनॉक की बात करें तो लुवेनॉक ने डिस्कवर किए थे लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर। पॉन्ड मतलब छोटे कोई वाटर बॉडी है, ऑलराइट, उसका स्टैग्नेंट वाटर है, रुका हुआ पानी है, उसके अंदर जो लिविंग सेल्स हैं उन्होंने डिस्कवर किए थे। एंड द सेल वर एग्जांपल्स हैं उनके कोई पैरामीशियम, अमीबा एक्सेट्रा। तो उन्होंने ये सब ऑब्जर्व किए थे इन द ईयर 1974। ये देखिए ऐसे हेक्सागोनल शेप स्ट्रक्चर है, उन्होंने डिस्कवर किया। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बोला रॉबर्ट हुक ने इन 1665। उन्होंने खुद अपना माइक्रोस्कोप यूज किया था जो उन्होंने बनाया। फिर उसके बाद एंटन वॉन लुवेनॉक ने 1974 में उनका ही माइक्रोस्कोप को इंप्रूव किया एंड एक फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया इनसाइड पॉन्ड वाटर। ऑलराइट, नाउ द थर्ड पॉइंट, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल के बाद आता है डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस। ही इज द सेकंड रॉबर्ट। एक तो रॉबर्ट हुक थे, अब एक और रॉबर्ट आएंगे, दैट इज रॉबर्ट ब्राउन। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। अब व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस एक ऐसा पार्ट है सेल का दैट इज सेंट्रल इन लोकेशन एंड सेंट्रल इन फंक्शन। इसका मतलब कि मैक्सिमम सेल्स में वो बीच में, बिल्कुल जैसे ये मेरे पास एक सेल है तो इसके बीच में प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस। ऑल्सो सेंट्रल इन फंक्शन मतलब कि जो मेजर रोल्स हैं, जो गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा कि सेल को अब ये करना है, सेल को ये करना है, वो न्यूक्लियस से आएंगी सारी गाइडलाइंस। दैट्स व्हाई इट इज सेंट्रल इन लोकेशन एज वेल एज सेंट्रल इन फंक्शन। सो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन as the densely stained part of the cell। अब ये स्टेन का नाम वैसे तो आगे है न्यूक्लियस वाले पोर्शन में, बट इधर ही नोट कर लीजिए। आयोडीन सोल्यूशन हम यूज कर सकते हैं उसको स्टेनिंग करने के लिए। हम सैफ्रनिन यूज कर सकते हैं। ऑल्सो हम एक और डाई यूज कर सकते हैं, दैट इज मिथाइलिन ब्लू। सो इन 3 स्टेन से हम न्यूक्लियस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब द रीजन बिहाइंड न्यूक्लियस का डेंस स्टेनिंग इज कि उसके अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क प्रेजेंट होता है। अभी हम वो और डिटेल में पढ़ेंगे न्यूक्लियस वाले पोर्शन में। ऑलराइट, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बाद आता है कॉइनिंग ऑफ द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म टर्म एक है, वो कॉइन हुआ था, मतलब वो नाम का कोई कम अप हुआ था। मैंने बोला कि सेल का कॉइनिंग किसने किया? सेल का कॉइनिंग किया रॉबर्ट हुक ने, बट प्रोटोप्लाज्म का कॉइनिंग, ये नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोटोप्लाज्म कॉइनिंग। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। इज द फोर्थ पॉइंट, प्रोटोप्लाज्म कॉइनिंग। प्रोटोप्लाज्म इज नथिंग बट सेल का टोटल फ्लूइड कंटेंट। ऑल राइट, दैट मीन्स कि साइटोप्लाज्म प्लस द न्यूक्लियोप्लाज्म, जितना भी पानी है सेल का, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, उन दोनों को मिला दें तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। दैट इज द टोटल फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल। इट वाज कॉइन्ड बाय पर्किंजी इन द ईयर 1839। तो मतलब कि न्यूक्लियस के डिस्कवर होने से पहले ही पर्किंजी ने बता दिया था कि जो सारा टोटल फ्लूइड कंटेंट है सेल का उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोल देंगे। बट उनको ये नहीं पता था कि न्यूक्लियस के अंदर भी वो फ्लूइड है। उन्होंने सेल को एक जनरल मान लिया कि मेम्ब्रेन है, उसके अंदर बहुत सारा फ्लूइड है, तो उन्होंने उसी को प्रोटोप्लाज्म बोल दिया। अब ये प्रोटोप्लाज्म को हम बोलते हैं इट इज द लिविंग पोर्शन ऑफ द सेल। मतलब कि अगर कोई सेल लिविंग है तो उसका मेजर कैरेक्टरिस्टिक
is the presence of cytoplasm and nucleoplasm. Alright, हमने प्रोटोप्लाज्म तो पढ़ लिया. अब प्रोटोप्लाज्म के बाद आता है 5 सेल थियरी. सेल थियरी टोटालिटी में 3 साइंटिस्ट ने दी थी. सबसे पहला पॉइंट था सेल थियरी का, इट वाज गिवन बाय श्लेडेन एंड श्वान. श्लेडेन एंड श्वान का फर्स्ट पॉइंट गिवन था इन 1838 एंड 1839. अब द रीजन व्हाई 1838 अलग है एंड 1839 अलग है इन अ सिंगल पोस्टुलेट, राइट. इसका रीजन ये है कि श्लेडेन एक अलग साइंटिस्ट थे, श्वान अलग साइंटिस्ट थे. इन दोनों ने अपने अपने डिस्कवरीज किए, अपने अपने पोस्टुलेट्स दिए एंड उसके बाद इन्होंने आके साथ में अपना पॉइंट दिया. दैट वाज एडेड अप टू सेल थियरी. इन्होंने बोला कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ cells and cells are the basic unit of life. तो इसका मतलब हमारे चैप्टर का जो हेडिंग है, चैप्टर का जो नेम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वो जो नेम दिया है इन्होंने दिया है श्लेडेन एंड श्वान ने. ऑलराइट, अब सेकंड पॉइंट आता है सेल थ्योरी का. श्लेडेन एंड श्वान ने ये तो बता दिया कि सेल यूनिट है लाइफ का, ऑलराइट, बट इन्होंने ये नहीं बता पाए कि सेल का एग्जिस्टेंस कहां से है. सेल है तो बेसिक यूनिट है, ऑलराइट, हम मानते हैं उस बात को, बट आता कहां से है, तो वो बताया था वर्षाव ने. ही वॉज अनदर साइंटिस्ट. उन्होंने बोला कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. इस बात का ये मतलब है कि अगर मेरे पास ये एक सेल ए है तो वो सेल किसी सेल से आया होगा पहले, उसको मैंने नाम दे दिया ए डैश. अब ये ए सेल भी अपने 2 डॉटर सेल्स बनाएगा, इनको मैंने नाम दे दिया बी और इसको मैंने नाम दे दिया सी. तो अगर हम बी का ओरिजिन मांगे तो बी का ओरिजिन इज सेल ए और सेल ए का ओरिजिन इज सेल ए डैश. अब एक और बात हो गई कि इस सेल का नाम है डी, तो इस ए सेल का एक डॉटर सेल भी होगा, मतलब इसका एक सिस्टर सेल भी होगा, क्योंकि ये अकेला फॉर्म नहीं हुआ. सेल हमेशा बाइनरी फ्यूजन करता है, 2 में डिवाइड करता है. तो सेल ए डैश ने ए और डी को डिवीजन दिया, सेल ए ने बी और सी को दिया, ऐसे बी और सी और डिवाइड करेंगे, डी और डिवाइड करेगा, ऐसे सेल्स आते हैं. दिस वॉज द सेल थियरी एंड वर्षाव का जो पॉइंट था दैट वॉज द मेन पॉइंट ऑफ सेल थियरी. और ये पॉइंट गिवन था इन द ईयर 1855. इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ऐसी क्या खास बात है कि हम उसको इंपॉर्टेंट इवेंट में काउंट कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये उसका आईपीस है जहां से हम ऑब्जर्व करेंगे, इधर से आई ऑब्जर्व करेगी, है ना, ये उसका बॉडी हमने लेट कर लिया, तो इट यूजेस इलेक्ट्रॉन्स टू मेक इमेजेस सेल का. ठीक है, अब इसका क्या खास बात होता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जो इमेजेस बनते हैं ना, दोज आर वेरी क्लियर और बहुत ज्यादा जूम्ड होता है. वहीं अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो उसके लिए लाइट चाहिए होती है, सनलाइट या फिर बहुत लैब्स में वो भी होता है, ट्यूबलाइट सेट कर देते हैं. अगर इधर माइक्रोस्कोप है तो ऐसे ट्यूबलाइट सेट करे होते हैं और इधर माइक्रोस्कोप्स लगा रखे होते हैं, क्योंकि उसको लाइट चाहिए होता है. बट उसका जो इमेजेस होता है दोज आर नॉट वेरी जूम्ड एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन लेड टू द डिस्कवरी ऑफ व्हाट, ऑर्गेनेल्स. अब ऑर्गेनेल्स आर नथिंग बट स्ट्रक्चर्स और बॉडीज present in the cytoplasm of the cell which perform specific functions. मतलब कि इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमें ये पता चला कि सेल के अंदर कोई ये नहीं है कि एक ही चीज है वही सारे फंक्शन परफॉर्म करे जा रहे हैं, नहीं,
whereas ऑर्गेनेल्स होते हैं अलग अलग फॉर डिफरेंट फंक्शंस, जो अपने फंक्शंस प्रोवाइड करेंगे, परफॉर्म करेंगे, और सेल का मेंटेनेंस होगा या सेल का ग्रोथ होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसका मतलब हर काम के लिए अलग अलग पार्ट है फॉर दी सेल। हमें ये भी पता चलता है कि सेल के अंदर देयर इज डिविजन ऑफ लेबर, दैट इज एक ही कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है सेल के अंदर जो सारे के सारे काम कर रहा है, whereas ऑर्गेनेल्स हैं फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। अगर रेस्पिरेशन है तो रेस्पिरेशन का अलग ऑर्गेनेल होगा, सेल डिवीजन है तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए अलग ऑर्गेनेल होगा। ऑलराइट, सेल थ्योरी के बाद आता है ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर। मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म है उसका डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर। मतलब कि उस ऑर्गेनिज्म में कितने सेल्स हैं उसके बेसिस पे डिफरेंशिएशन होता है ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू टू टाइप्स, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। अब यूनि वर्ड का मतलब होता है वन, सिंगल, राइट। मल्टी मतलब मेनी। तो वही मेन डिफरेंस पॉइंट है इन दोनों के बीच में कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली one cell, whereas multicellular organisms are made up of many cells. अब many cells में उनका टिश्यू लेवल पर भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल पर भी हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम पे भी, और फुल ऑर्गेनिज्म फॉर्म भी हो सकता है। ऑलराइट, यूनिसेल्युलर का एग्जाम्पल होता है बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया, अमीबा एक्सेट्रा। मल्टी सेल्यूलर का एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन बीइंग और प्लांट्स। ऑलराइट, इसके बाद आता है डिफरेंशिएशन के बाद शेप एंड साइज ऑफ द सेल, कि अगर कोई सेल का शेप राउंड है या ओवल है या इरेगुलर है तो वो क्यों है, और वो लंबा है, सेल छोटा है, कैसा सेल है, उसका रीजन होता है शेप एंड साइज of a cell, shape and size of a cell। तो always and always किसी सेल का शेप और साइज डिपेंड करता है अपॉन द फंक्शन इट परफॉर्म्स। इसका एग्जाम्पल हो गया अमीबा सेल। अमीबा का सेल इज वेरी इरेगुलर इन शेप, राइट, ऐसे होता है अमीबा सेल, है ना। अब द रीजन बिहाइंड इट्स इरेगुलरिटी इज कि इसको अपने सूडोपोडिया यूज करने हैं फॉर एनगल्फिंग फूड, उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे ढंग से। तो अमीबा का रीजन व्हाई इट इज इरेगुलर इन शेप इज बिकॉज कि उसको फूड एनगल्फ करना है। और वेयरएज अगर हम न्यूरॉन सेल की बात करें तो न्यूरॉन को हम बोलते हैं इलोंगेटेड। इलोंगेटेड उसका शेप होता है। न्यूरॉन सेल ऐसे है, इधर से तो ब्रांच होता है आगे से। अब क्यों रीजन है इसका? रीजन बिहाइंड दिस इज कि न्यूरॉन को सिग्नल सबसे पहले तो लेना है एंड देन इट हैज टू ट्रांसमिट दिस सिग्नल टू अनदर न्यूरॉन और टू ए इफेक्टर। ऑलराइट, इसीलिए उसका शेप एंड साइज इज डिफरेंट फ्रॉम अमीबा का शेप एंड साइज। तो इसी के बेसिस पर होता है कि जो फंक्शन परफॉर्म करेगा सेल वही उसका शेप और साइज डिपेंड होगा। ऑलराइट, अब ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंशिएशन के बाद आता है हमारा सेल का रियल स्ट्रक्चर। हमने सेल थ्योरी में ये तो बता दिया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट, बट हमने ये नहीं बताया अभी तक कि सेल बना किससे। सेल का भी तो कोई स्ट्रक्चर होगा, राइट। तो अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब अगर हम एक टिपिकल सेल की बात करें, दैट इज टिपिकली कोई सेल ले रहे हैं हम, तो उसमें क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो देयर इज गोना बी अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसका सेल मेम्ब्रेन, सेल के बाहर का मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब छोटी सी लेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर इन animals, not in plants, not in funguses.
सेकेंड आता है सेल वॉल. सेल वॉल इज द प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव है, एंड द आउटर मोस्ट है इन बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्ट्स एंड प्लांट्स. तो इन सब में सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर. अब सेल वॉल है इन सब में, बट इन सब का ना स्ट्रक्चर अलग अलग होता है. मतलब कि प्लांट की जो सेल वॉल है वो अलग चीज से बनी होगी, बैक्टीरिया की अलग चीज से, फंगस की अलग चीज से, और प्रोटिस्ट की भी अलग चीज से बनी होती है. अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट की बनी होती है सेल्यूलोज से. सेल्यूलोज से बनी है सेल वॉल, तो इसको हम बोल देंगे सेल्यूलोसिक सेल वॉल. क्योंकि वो सेल्यूलोज से बनी है इसलिए हम उसको बोल देंगे सेल्यूलोसिक सेल वॉल. सेल वॉल हो गया. सेल वॉल के बाद आता है साइटोप्लाज्म. इट इज द मेजर फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल. सेल के अंदर जितना पानी है, दैट द मेजर वन, नॉट न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म को एक्सक्लूड करके, तो साइटोप्लाज्म इज एक्चुअली प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना. साइटोप्लाज्म के बाद आती है बात न्यूक्लियस की. अभी हमने पीछे पढ़ा था न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, और न्यूक्लियस इज द सेंट्रल इन फंक्शन एंड सेंट्रल इन लोकेशन एज वेल. Central in function and central in location as well. It has the major role for cell division and all the cellular activities are guided by nucleus. मतलब कि न्यूक्लियस सारे डायरेक्शन देता है सेल को कि उसको क्या करना है. ऑलराइट, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इन सबको, स्ट्रक्चर्स को, बट उससे पहले हम एक फिनोमिना समझेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट करने से पहले. अगर हमने उसको समझ लिया तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. डिफ्यूजन and osmosis. डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. तो हम समझते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होता है. पहले डिफ्यूजन की बात करते हैं. डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस. पहले हम सिर्फ डेफिनेशन लिखते हैं. मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन of its higher concentration to a region of its lower concentration. इसका मतलब कि किसी सब्सटेंस का मूवमेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन. मतलब कि अगर मेरे पास ये एक बीकर है और इससे मैंने पानी पास कर रहा हूं, तो फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, यहां पर उसकी वैल्यू ज्यादा है. यहां पर है 100 ml वाटर और यहां 0 ml है. यहां पर उसका कंसंट्रेशन यानी यहां पर उसका अमाउंट ज्यादा है, तो वहां से यहां हुआ. दैट इज डिस्क्राइब्ड हियर फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस ए सेमी selectively permeable membrane. Selectively permeable membrane. अब that selectively permeable membrane we're talking about is nothing but a plasma membrane only. अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेमी परमिएबिलिटी की बात हम ढंग से करेंगे बाद में, बट सेमी परमिएबिलिटी ऐसे मान लो कि GTA वाइस सिटी सबने खेला है ना, उसमें क्लब जाते हैं तो क्लब के बाहर 2 गार्ड खड़े होते हैं. तो एक तरीके से सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के लिए वो गार्ड्स हैं, वो कुछ की ही एंट्री करने देंगे और कुछ को एंट्री नहीं करने देंगे. दैट इज द सेमी परमिएबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो अगर ऐसे ही किसी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट हो रहा है किसी सब्सटेंस का, अब वो सब्सटेंस हो सकता है सॉलिड और लिक्विड और गैस. ऑलराइट, तीनों में से कोई भी हो सकता है. From a region of its higher concentration to a region of its lower concentration across a semi या फिर selectively permeable membrane. All right. Whereas osmosis is exactly the same thing. Movement of a, बस substance की जगह यहां पर आ जाएगा water molecules.
वाटर मॉलिक्यूल्स, सेम डेफिनेशन उतरेगी, फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन अंटिल, इसमें ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, अंटिल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। इक्विलिब्रियम का ये मतलब है कि जब तक कि मेरे मीडियम 1 से मीडियम 2, अगर मैं इसको ही मीडियम मान लू, ये मैंने बना दिया, ये बीकर है मेरे पास, ठीक है, ये बीकर के बीच में मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखी है, आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी मैंने, इधर मैंने पानी डाला एक और बीकर से, ठीक है, इधर मैंने पानी डाला, मैंने पानी डाला इसमें इतना तक, है ना, और इतने में इसमें पानी नहीं है, तो अब क्या होगा, इधर से इधर वाटर मॉलिक्यूल्स ना मूव करेंगे विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी। तो इसका मतलब ये भी है कि ये दोनों डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस दोनों आर फिजिकल प्रोसेसेस, फिजिकल कॉमा नॉन एनर्जी रिक्वायरिंग, मतलब कि एनर्जी भी रिक्वायर नहीं करते एंड दे आर फिजिकल प्रोसेसेस। ऑलराइट, ये वाटर इधर से मूव करेगा, इधर आएगा, बट मूवमेंट कब तक चलेगा, जब तक कि पानी अभी इसमें इतना था, फॉर एग्जाम्पल इतना पानी हो गया, दोनों में जब तक इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर नहीं हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल अगर पहले था, इधर था पानी 100 ml और इधर था 0 ml, तो जब तक मूवमेंट होगा, जब तक कि 50-50 ml दोनों में नहीं हो रहा था इक्वली, तब तक नहीं रुकेगा। तो मतलब लास्ट में क्या हो जाएगा, अगर मैं दोबारा इधर बनाऊं, बीकर इधर बना लेते हैं, ये थी मेरी मेम्ब्रेन, तो जब तक कि बिल्कुल सीधा इतना इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर नहीं हो रहा था दोनों साइड, तब तक मूवमेंट होगा इन ऑस्मोसिस। ऑलराइट, ऑल्सो ऑस्मोसिस इज ओनली फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अक्रॉस अ सिलेक्टिवली परमिएबल स्लैश सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑलराइट, तो हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का एग्जांपल करते हैं एक। डिफ्यूजन फॉर सेल इज एसोसिएटेड विद गैसियस एक्सचेंज। हमने बात करी ना कि डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ substances from a region of its higher concentration to a region of its lower concentration। अब उसमें the substance we're talking about with respect to cell, कि मतलब अगर हम सेल की बात करें, सेल में, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम तो सेल है ना, राइट, तो कहीं से तो उसको हमको वो करना पड़ेगा ना, ज्वाइन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो मूवमेंट होता है डिफ्यूजन से, दैट इज द गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज इज द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन फॉर सेल्स। अब डिफ्यूजन में क्या होता है सेल का, कि फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इसमें अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इज लोअर एज कंपेयर टू बाहर, तो ऑक्सीजन अंदर आएगा, ठीक है, क्योंकि इधर से हायर का कंसंट्रेशन था, हायर अमाउंट था, अंदर लोअर था, तो बाहर से अंदर आएगा। इसको हम बोल देंगे, सॉरी इसको कुछ नहीं बोलेंगे अभी, बाहर था अंदर आया, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का इधर कंसंट्रेशन वाज वेरी हाई एज कंपेयर टू बाहर का, तो क्योंकि इधर ज्यादा है इधर कम है, ज्यादा से कम में जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन अंदर, ठीक है, ये हो गया गैसेस एक्सचेंज। अब इधर ऑस्मोसिस में तो हमने पढ़ लिया सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, तो वही हो गया एक्सचेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। सेल में वाटर ज्यादा है तो बाहर जाएगा, सेल में वाटर कम है तो अंदर आएगा। ऑलराइट, डिफरेंसेस ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब कि एक सॉल्यूशन है उसको हम डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओटीपी, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कि उसके सॉल्यूशन के अंदर जो सल्यूट पार्टिकल है, सल्यूट का कितना कंसंट्रेशन है, सल्यूट कितना ज्यादा है, उसके बेस पर मैं करूंगा डिफरेंशिएशन सॉल्यूशन का। इधर मैं लिखता हूं सीरियल नंबर, इधर लिखता हूं फीचर, किसके बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं। अब इधर करता हूं मैं हाइपरटोनिक, सबसे पहला सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक, फिर आता है आइसोटोनिक, एंड द लास्ट वन इज हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक। अब हम वर्ड से बेसिस पे करते हैं डिफरेंशिएशन। सबसे पहला फीचर है कि सेल के अंदर कंसंट्रेशन क्या होगा। हाइपर
वर्ड का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा, लार्ज अमाउंट। ऑलराइट, तो क्योंकि अब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सेल, हाइपरटोनिक सिचुएशन में क्या होगा कि सेल का कंसंट्रेशन इज हायर एज कंपेयर टू उसका मीडियम, उसके मीडियम में कंसंट्रेशन इज लोअर ऑफ द सैल्यूट, व्हेयरएज उसके अंदर इज हायर। ठीक है, आइसो वर्ड का मीनिंग होता है इक्वल, तो इसमें भी ये डाल देंगे कि इक्वल कंसंट्रेशन होगा सैल्यूट का अंदर भी सेल के और सेल के बाहर भी। हाइपोटोनिक की बात करें, हाइपो मतलब होता है लो, कम, लोअर। ऑलराइट, तो सेल के अंदर लोअर कंसंट्रेशन है एज कंपेयर टू उसका सराउंडिंग्स। ऑलराइट, सेकंड बात करते हैं मीडियम का। मीडियम का कंसंट्रेशन कैसा है? अब क्योंकि हाइपरटोनिक में सेल में हायर कंसंट्रेशन है तो बाहर लोअर हो जाएगा, बिल्कुल ऑपोजिट, लोअर इधर इक्वल से इधर इक्वल ही रहेगा। और अगर हाइपोटोनिक में सेल के अंदर कम था तो मीडियम में ज्यादा हो जाएगा। ऑलराइट, इधर हायर हो गया। ठीक है, तो अब ये तो हो गया कि कंसंट्रेशन क्या है। तो कंसंट्रेशन के बाद क्या होगा कि ऑस्मोसिस किस टाइप का होगा, विच टाइप ऑफ ऑस्मोसिस विल हैपन। अभी हमने सिर्फ ऑस्मोसिस पढ़ा, बट हमने ये नहीं पढ़ा ऑस्मोसिस के टाइप क्या होते हैं। तो इधर होगा हाइपरटोनिक सिचुएशन में हायर कंसंट्रेशन है सेल के अंदर और मीडियम का कंसंट्रेशन है लोअर, तो हाई से लो मूव करता है। राइट, सेल के बेसिस के बात करें तो दैट वुड बी एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस होगा, एक्सो वर्ड मतलब बाहर, आउटसाइड, सेल के बाहर वाटर मूव करेगा। ऑलराइट, ऐसे ही आइसोटोनिक, आइसोटोनिक में नो ऑस्मोसिस। हाइपोटोनिक में क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस। एंडो वर्ड मतलब होता है अंदर, इनसाइड, तो सेल के अंदर वाटर मूव करेगा। ठीक है, लास्ट लिख लेते हैं चेंज इन सेल शेप। अब पानी बाहर जाएगा या अंदर आएगा तो सेल का शेप का ऑफ कोर्स चेंज होगा। अब हम एग्जांपल लेते हैं, हमने किशमिश ली और उसको ना हमने पानी में डुबो के रखा ओवरनाइट। अभी इनका इतना साइज था, हम सुबह उठ के देखेंगे ना ये किशमिश ना बहुत सारा वाटर अब्सॉर्ब कर लेंगे, मोटे मोटे हो जाएंगे, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन इनके अंदर कम था और बाहर ज्यादा था, तो इसलिए इन्होंने वाटर अपने अंदर ले लिया। ऐसे ही हाइपोटोनिक में हो रहा है। राइट, तो सेल का चेंज क्या होगा शेप, दैट वुड बी सेल स्वेल्स। स्वेल मोटा, सेल मोटा हो जाएगा, बहुत मोटा हो जाएगा, सेल कंसंट्रेशन को ले लेगा अंदर अपने। फिर आता है हाइपरटोनिक में। हाइपरटोनिक में एक और एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक फुटबॉल है, मैंने उसकी हवा निकाली तो अंदर हवा थी ज्यादा कंसंट्रेटेड, बहुत छोटे से एरिया में बहुत सारा एयर था। अब मैं उसको निकालूंगा तो वो बाहर आएगी ना एटमॉस्फेयर में, तो अंदर से बाहर जा रहा है। फुटबॉल कहां जाएगा, ऐसे एक्सपैंड करेगा या कम होगा, कम होगा ना ऑफ कोर्स। तो इसमें भी यही होता है, सेल श्रिंक्स, फुटबॉल भी श्रिंक करेगा ना एयर बाहर निकलने से, तो इसमें भी पानी क्योंकि बाहर निकल रहा है तो सेल भी श्रिंक कर जाएगा। इसमें एज यूजुअल आइसोटोनिक में नो मूवमेंट, तो सेल का शेप भी सेम रहेगा, पहले भी और बाद में भी। स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहला स्ट्रक्चर किससे बना है? सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स and fats. Lipids are nothing but not lipids and fats. It is made up of lipids and proteins. Lipids are nothing but fats के छोटे फॉर्म। दैट इज अगर मैं एक वो ले लूं, माला ले लूं, मोती की माला, तो दी माला इज फैट्स, और ये मोती छोटे छोटे मोनोमर्स है ना, इनसे बना है, मोती का माला बना है ना मोती से, तो ऐसे ही लिपिड से बनते हैं फैट्स। ठीक है, लिपिड्स हो गए हमारे मोती एंड फैट्स इज द कंप्लीट माला। ठीक है, सेकेंडली स्ट्रक्चर के बाद आता है इसका फंक्शन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है सेल को शेप देना और सेल के कंटेंट को एक डेफिनेट जगह में रिटेंट करके रखना। अगर सेल की ये शेप है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी ना, सेल का सारा कंटेंट बाहर निकल जाएगा, फ्लो करेगा, ऐसे बाहर को निकल जाएगा, है ना।
अब हम सेल मेम्ब्रेन की स्पेशल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। स्पेशल फीचर्स सबसे पहला फीचर इज उसका सेमी स्लैश सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी। सेलेक्टिवली या सेमी परमिएबल होता है मेम्ब्रेन। इसका मतलब कि इट अलाउज एंट्री ऑफ सम पार्टिकल्स, ऑल्सो इट अलाउज द एग्जिट ऑफ सम पार्टिकल्स। इसका मतलब कि कुछ को अंदर जाने देगी, कुछ को बाहर जाने देगी। सिलेक्टिवली और सेमी परमिएबल दो जगह से वर्क करता है, अंदर आना एंड बाहर जाना दोनों की बात होती है सिलेक्टिवली परमिएबल में। अब अंदर जाना बाहर जाना इज नथिंग बट ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इसको बना के लिख लो हेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर, कि एनर्जी यूज हो रही है प्रोसेस में कि एनर्जी नहीं यूज हो रही है। ट्रांसपोर्ट का पहला इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड देन देयर इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी यूज होती है, तो एक्टिव में आ गया एनर्जी यूज्ड, पैसिव में एनर्जी नॉट यूज्ड। एनर्जी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव का एग्जांपल इज सोडियम पोटेशियम पंप। इसका सिर्फ एग्जांपल लिख लो, भी समझने का नीड नहीं है इसको, बट इसका लिख लेते हैं हम, सोडियम प्लस पोटेशियम पंप। मेन इसका पॉइंट इज कि एनर्जी यूज होती है एक्टिव में। पैसिव एग्जांपल इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब हमने पहले पढ़ा था ना कि ये दोनों फिजिकल प्रोसेस हैं, इनमें एनर्जी यूज नहीं होती, तो वही पैसिव है ये, इनमें एनर्जी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, बस रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन होता है। ऑलराइट, इसके बाद आता है स्पेशल फीचर्स में नंबर 2 फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब कि शेप तो देता ही है, उसके साथ साथ सेल मेम्ब्रेन इज वेरी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी का इस एनसीईआरटी ने स्पेशल मेंशन दे रखा है ऑफ अमीबा। उन्होंने बता रखा है कि अमीबा का प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वेरी फ्लेक्सिबल। अब वही हमने पढ़ा था कि उसका फ्लेक्सिबल क्यों है, इसका शेप एंड साइज दोबारा बात आ जाता है। इट इज इरेगुलर इन शेप एंड साइज क्योंकि इसको एंडोसाइटोसिस करना है। ENDOCYTOSIS, एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब अंदर, इनसाइड। ये अपने सूडोपोडिया यूज करता है फॉर इनगल्फिंग फूड। जैसे ये एक बैक्टीरिया सेल है मेरे पास, ठीक है, इधर फ्लोट कर रहा है, ये बैक्टीरिया है, ये फ्लोट कर रहा है, तो इसने अमीबा ने इसको सेंस कर लिया इधर है। अब इसका सूडोपोडिया धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा। पहले ये हम इनिशियल पोजीशन मार्क कर लेते हैं, ठीक है, ये इसका इनिशियल पोजीशन मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो अब वो धीरे धीरे बैक्टीरिया के पास आता रहेगा। सेकंड इधर आ गया, और वो तब तक आएगा जब तक कि फ्यूज नहीं हो जाता। तो मतलब पहले इनिशियल पोजीशन वाज दिस, फिर इधर आया और फिर बिल्कुल मीट कर गया, उसने इनगल्फ कर लिया खाने को अपने। दैट इज टर्म्ड एज एंडोसाइटोसिस। तो फ्लेक्सिबिलिटी होता है ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा सेल, जिसकी वजह से वो अपना फूड खा पाता है। सेल वॉल अब हम स्टार्ट करेंगे। सेल वॉल हमने पढ़ा था, इट इज फाउंड इन प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट्स। इन सारे ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल इज प्रेजेंट। ऑलराइट, तो सेल वॉल इन प्लांट्स इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोसिक। इन प्लांट्स इसका मतलब कि सेल्यूलोस से बनी होती है सेल वॉल। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट कि इसका काम क्या है। इसका फंक्शन इज टू प्रोवाइड रिजिडिटी एंड विद स्टैंडिंग हाइपोटोनिक मीडियम्स। भी हमने हाइपो, हाइपर और आइसो तीनों मीडियम्स पढ़े थे ना, सॉल्यूशंस पढ़े थे।
तो अब हाइपोटोनिक मीडियम अगर हम रिकॉल करें, हाइपो मतलब कम, बात होती है हमेशा सेल की। हाइपो कम, सेल के अंदर कम है, बाहर ज्यादा है, बाहर ज्यादा है तो सेल के अंदर आएगा कंसंट्रेशन, सेल के अंदर कंसंट्रेशन आया तो सेल स्वेल कर जाएगा। ये मेरा प्लांट सेल है, तो मेरा प्लांट सेल इतने से लेके फॉर एग्जांपल इतना बड़ा हो गया है ना। तो सेल वॉल क्या करता है, वो उसको एक डेफिनेट शेप में बना के रखेगा कि इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा लिमिट। वेराज अगर हम वही सेम मीडियम में एक रेड ब्लड सेल को ले लें, तो रेड ब्लड सेल वुड नॉट बी एबल टू कंट्रोल द इनफ्लक्स ऑफ वाटर। वाटर अंदर आता रहेगा जब तक वो फट नहीं जाता। जैसे अगर हम किसी बलून की बात करें ना, तो बलून को हम पानी भरेंगे भरेंगे तब तक भरेंगे जब तक वो फट नहीं जाएगा, है ना। बट इसमें क्या होता है कि हम ऐसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक स्पेशल बलून है जिसके ऊपर ना कोई लिड लगा हुआ है, कि जब वाटर उसका वॉल्यूम भर जाएगा तो बलून के लिड को पता चल जाएगा एंड देन इट वुड ओपन था वो बंद हो जाएगा, तो और पानी अंदर नहीं जाएगा। इससे क्या होगा कि प्रिवेंशन ऑफ इसका ब्लास्टिंग, सेल फटेगा नहीं, इसीलिए इट हेल्प्स विद स्टैंडिंग हाइपोटोनिक मीडियम्स। अब आता है रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब एक ही शेप रहेगा उसका, शेप हिलेगा नहीं एक तो, और दूसरी बात क्योंकि प्लांट्स वगैरह दे आर नॉट मोटाइल, मूव नहीं कर पाते ना, तो उनको एक ही मीडियम में रहना है, एक ही जगह पे रहना है। तो उसमें केमिकल स्ट्रेसर्स और फिजिकल स्ट्रेसर्स। केमिकल स्ट्रेसर्स हो गए जैसे कोई एसिड का वो हो गया, फ्लो हो गया, एसिड का फ्लो हो गया तो उससे बचाएगा। और फिजिकल स्ट्रेंथ मतलब कि कोई फिजिकल वो हो गया, फॉर एग्जांपल बारिश है या फिर स्नोफॉल हो रहा है तो उससे भी प्रिवेंट करेगा सेल डेथ को। रिजिडिटी आता है ये, बट ये रिजिडिटी और विथस्टैंडिंग हाइपोटोनिक मीडियम सेल वॉल का ये क्यों होता है, इसका फंक्शन, ये फंक्शन आता है इसके स्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि वो सेल्यूलोज से बना है। अब सेल्यूलोज इज ए कॉम्प्लेक्स शुगर, सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, मतलब कि ये कार्बोहाइड्रेट है। इसकी वजह से ही रिजिडिटी और विथस्टैंडिंग हाइपोटोनिक मीडियम्स होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल वॉल के अंदर ही देयर इज वन मोर स्पेशल मेंशन ऑफ प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस इज नथिंग बट, हमने एक सेल लिया, प्लांट सेल या कोई भी सेल जिसके पास एक सेल वॉल है, ये मेरे पास सेल वॉल है, ये सेल वॉल है मेरी, इसके अंदर सेल है मेरा। मीडियम में कंसंट्रेशन इज लोअर, बाहर कंसंट्रेशन इज मीडियम में कंसंट्रेशन इज लोअर, सेल में कंसंट्रेशन इज हायर। मतलब कि सेल का मीडियम इज हाइपरटोनिक, मीडियम का कंसंट्रेशन इज हाइपोटोनिक, मीडियम कंसंट्रेशन इज हाइपोटोनिक। मतलब कि बाहर क्या है कंडीशन, बाहर कम है पानी, सेल के अंदर ज्यादा है, तो अब क्या होगा, पानी बाहर जाएगा, पानी बाहर जाएगा तो फोर्स लगेगी तो सेल छोटा हो जाएगा। इसकी वजह से सेल वॉल है ना, सेल वॉल तो फिक्स रहेगी एक ही जगह पर, चेंज शेप किसका होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और उसके अंदर के कंटेंट का। तो दिस मूविंग अवे ऑफ सेल फ्रॉम सेल वॉल इज टर्म्ड एज प्लाज्मोलिसिस। हम एनसीईआरटी डेफिनेशन की बात करें तो व्हेन लिविंग प्लांट सेल लूजेस water through osmosis there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. When a living plant cell loses water through osmosis, ये पानी है बाहर गया, ऑस्मोसिस हुआ, ऑस्मोसिस कौन सा हुआ, एक्सोस्मोसिस, है ना, एक्सोस्मोसिस हुआ, पानी बाहर गया। ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस। इसी के साथ सेल वॉल भी खत्म होता है। अब हम करेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म छोटा सा टॉपिक है, उसको भी कवर कर लेते हैं। साइटोप्लाज्म इज द मेजर फ्लूइड ऑफ द सेल। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म इज नथिंग बट न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इज नथिंग बट प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों को माइनस कर देंगे तो इट इज दैट। अब साइटोप्लाज्म में इज
with nucleoplasm the चेक पॉइंट फॉर लाइफ, मतलब कि अगर हमें चेक करना है कोई सेल लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो इसी वजह से वायरसेस आर टर्म्ड एज नॉन लिविंग, क्योंकि वायरसेस में देयर आर नो मेम्ब्रेन्स, देयर आर नो फ्लूइड्स, बस उसमें एक प्रोटीन की लेयर होती है और अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल, दैट्स ऑल। इस वजह से साइटोप्लाज्म इज द चेक पॉइंट फॉर लाइफ। साइटोप्लाज्म का इतना ही, अब हम करेंगे न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने एक अनियन लिया, मेरे पास अनियन है, इसकी जो स्किन थी ना, एपिडर्मिस, उसको मैंने निकाल लिया। ये मेरे को उसकी शीथ मिल गई, बहुत पतली सी होती है एपिडर्मिस अनियन की। अब मैंने इसको छोटा सा काट दिया, ऐसे नाइफ से लेके इसको छोटा सा पीस ले लिया ऐसे। इसके ऊपर मैंने डाई डाला, या तो आयोडीन का सोल्यूशन डाला या मिथाइलिन ब्लू डाला, और या तो मैंने डाल दिया सैफरनिन, ठीक है। और इसको मैंने उसमें लिया था, एक प्लेट में लिया था, उसमें मैंने डाले डाइस, ठीक है। और इसको फिर मैंने लिया अपने स्लाइड पे रखा, उसके ऊपर मैंने ये प्रेस कर दिया, ग्लास स्ट्रिप, छोटी सी ग्लास स्ट्रिप प्रेस कर दी, और इसको फिर मैं लेके गया माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने के लिए। अब ये कौन सा माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो मेरे को क्या स्ट्रक्चर दिखेगा? इसका भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है अनियन सेल्स का, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे मेरे को। ऐसा स्ट्रक्चर है अनियन का, अनियन सेल का, ऐसे बीच में मेरे को इसका, बीच में मेरे को दिख रहा है बहुत ज्यादा डेंसली स्टेन्ड पार्ट है। अब वही दैट डेंसली स्टेन्ड पार्ट इज नथिंग बट आर न्यूक्लियस। अब इसी को मैं ऑब्जर्व करूंगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। सेम सैंपल को मैंने ऑब्जर्व किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, मेरे को क्या दिखेगा? डायग्राम बना लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे थ्रेड लाइक है, फिर ये इतना मोटा मेम्ब्रेन है, एंड देन एक ये इसके अंदर डेंसली पार्ट है। अब दिस इज न्यूक्लियोलस। ये जरूरी नहीं है एक है, दो तीन भी हो सकते हैं। न्यूक्लियोलस इज आरएनए प्रोडक्शन साइट, इसके अंदर आरएनए का प्रोडक्शन होता है। आरएनए क्या होता है? आरएनए का फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर दिस इज द क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क, क्रोमैटिन नेटवर्क हैज डीएनए एंड प्रोटीन्स। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑलराइट, डीएनए की फॉर्म इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन नेटवर्क। अब दिस इज द न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप, इसका न्यूक्लियर एनवेलप इज द मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस को बंद करके रखती है, और इसके अंदर ऑफ कोर्स देयर इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियो, अब न्यूक्लियर एनवेलप के भी दो पार्ट होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। ये आउटर हो गया, ये इनर हो गया, है ना। अब हम पढ़ते हैं ध्यान से क्रोमैटिन नेटवर्क के बारे में, कि सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड करेगा, वर्षा ने जो बोला कि सेल डिवाइड करता है, तो सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है इनके साथ, क्रोमैटिन के साथ। मैं माइंड मैप बना रहा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे पास एक नॉन डिवाइडिंग सेल है, मतलब रेस्टिंग फेज पे है सेल, अभी डिवाइड नहीं कर रहा। नॉन डिवाइडिंग सेल है मेरे पास, उसका ऑल द डीएनए प्लस प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क। अब सेल डिवीजन हुआ,
सेल डिवीजन पे होगा क्रोमैटिन नेटवर्क का कंडेंसेशन हुआ, बनेंगे क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर लाइक दिस, ऐसे क्रोमोसोम आर लाइक दिस, ठीक है। तो क्रोमोसोम बने कंडेंसेशन से क्रोमैटिन नेटवर्क के। अब क्योंकि क्रोमैटिन नेटवर्क में डीएनए प्लस प्रोटीन प्रेजेंट है, तो क्रोमोसोम में भी ये दोनों प्रेजेंट होंगे। अब डीएनए की बात करते हैं। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल, ऑलराइट। जेनेटिक मटेरियल होता है जो प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर सेल, कि मतलब सेल कैसा दिखेगा, क्या फंक्शन प्रोवाइड करेगा, और जो ऑफस्प्रिंग होगी उसके अंदर क्या फीचर्स होंगे, वो कैसा दिखेगा, वगैरह वगैरह सब डीएनए कंट्रोल करता है। अब डीएनए का भी ये दी फंक्शनल पार्ट, डीएनए भी इज फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इज टर्म्ड एज जीन। सिंगल इज जीन एंड प्लूरल इज जीन्स, GENES, जीन्स। ये बनाते हैं फ्रेमवर्क फॉर ऑफस्प्रिंग, मतलब कि अगर ये मैंने क्रोमोसोम लिया तो क्रोमोसोम में बहुत सारे डीएनए हो गए, है ना। क्रोमोसोम में बहुत सारे डीएनए है। अगर फॉर एग्जांपल ये मैंने डीएनए अनवाइंड कर लिया, ये मेरे पास डीएनए है, तो अगर मैं मान लू कि ये सारा नॉट यूजफुल पार्ट है डीएनए का, मैंने मान लिया ये मेरे पास यूज का नहीं है कोई भी, ये मेरे यूज का पार्ट है, तो इसको मैं बोल दूंगा जीन है। अब जीन भी होता है डिफरेंशिएटेड, कि अगर ये जीन करता है आई कलर के ऊपर, अगर मेरी आईज ब्राउन है तो उसके पीछे एक जीन है, तो उस जीन को मैं बोल दूंगा आई कलर वाली जीन। अभी जो हमने बात करी थी दैट वाज अबाउट ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है। अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। तो ऑर्गेनिजम्स के सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। अब इसका भी वर्ड का मतलब जानते हैं। यू वर्ड का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोट, कैरियोन से आया है ये वर्ड, कैरियोट। कैरियोन मींस न्यूक्लियस, तो यूकैरियोट मतलब ट्रू न्यूक्लियस, जो भी हमने पढ़ा दैट इज यूकैरियोट का। देन देयर इज प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट मींस प्रिमिटिव और पुराना, प्राइमरी, है ना, दैट इज प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में आता है सबसे पहला न्यूक्लियर एनवेलप इज प्रेजेंट, इसमें न्यूक्लियर एनवेलप इज एब्सेंट। फिर इसमें ऑर्गेनेल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड, जो इसके ऑर्गेनेल्स होते हैं ना उनमें मेम्ब्रेन्स होती हैं, इसमें भी नहीं, इसमें वो भी नहीं होती। तो मतलब इसके सारे के सारे जो ऑर्गेनेल्स है ना उनमें मेम्ब्रेन भी नहीं होती, और वो डिफरेंट भी होते हैं। पहली बात तो कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में सिर्फ एक ही ऑर्गेनेल है जो दोनों में प्रेजेंट होगा, दैट इज राइबोसोम। उसके अलावा सारे के सारे डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं, और वो भी इनमें मेम्ब्रेन बाउंड है, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, ठीक है। अब इसमें यूकैरियोट में बात होती है कि जो क्रोमोसोम होता है ना, जो क्रोमोसोम्स बनते हैं एट सेल डिवीजन के टाइम पे, क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड, मतलब कि उनका डबल स्ट्रक्चर होता है, ऐसे डबल पेयर्ड, या इसको बोलते हैं डबल क्रोमोसोम। whereas इधर क्रोमोसोम इज अनपेयर्ड और सिंगल, अनपेयर्ड, ऐसे ऐसे क्रोमोसोम होता है ना। अब लास्ट बात आती है कि क्योंकि प्रोकैरियोट का न्यूक्लियर एनवेलप इज एब्सेंट, तो उसके न्यूक्लियस को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड इज ऐसे, जैसे मैंने ये बैक्टीरियल सेल ले लिया, ये उसका पीछे का फ्लैजेला, ये सीलिया, ये हेयर लाइक ग्रोथ स्ट्रक्चर होते हैं, इनसे बैक्टीरिया मूव करता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में ही सस्पेंडेड होगा थोड़े से प्रोटीन्स के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल, वो फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में, कोई फिक्स रीजन नहीं होता, इट इज वेरी इरेगुलर इन शेप एंड साइज। इसको ही हम बोल देते हैं इसका न्यूक्लियोइड।
सो दिस वाज द डिफरेंसेस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. अब ये लास्ट था फॉर द वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोना कंटिन्यू विद द चैप्टर. If you like the video, please do leave a like, a comment and do subscribe to my channel. Thank you for watching.